नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। G7 के मंच से पीएम मोदी ने ग्लोबल साउथ के सरोकारों को दी मजबूत आवाज। पुरानी सोच से आगे निकलकर समान साझेदारी पर दिया जोर। पीएम ने परस्पर विश्वास को बताया आज की सबसे बड़ी रणनीतिक पूंजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 आउटरीच सत्र में उठाया हॉर्मुज स्ट्रेट में सी फेरर्स की सुरक्षा का मुद्दा। कहा कि भारत करता है पश्चिम एशिया में शांति प्रयासों में हुई प्रगति का स्वागत। सालों से लंबित किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना पर बनी सहमति। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में 6 राज्य MOU पर हस्ताक्षर के लिए सहमत। अमेरिका ईरान शांति समझौते की शर्तें जल्द होंगी सार्वजनिक। ईरान का परमाणु कार्यक्रम और हिजबुल्लाह इजराइल टकराव पर फंस रहा है पेच। और भारत अफगानिस्तान के बीच दूसरा वनडे मैच। शुभमन गिल की कप्तानी में सीरीज पर कब्जा जमाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी टीम इंडिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित हो रहे G7 शिखर सम्मेलन में नई साझेदारियां स्थापित करना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनर्निर्माण विषय पर आयोजित आउटरीच सत्र में भाग लिया। उन्होंने आज के आपस में जुड़े हुए विश्व में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों के निर्माण में विश्वास के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया को दाताग्राही की सोच से आगे बढ़कर समानता और एकजुटता पर आधिकारिक साझेदारियों को और बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से मानवता पहले की नीति का पालन करता आया है, जो भारत की अगुवाई वाली इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस और मिशन लाइफ और एक पेड़ मां के नाम जैसी पहलों में दिखाई देता है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी की सोच प्राचीन दर्शन वसुदेव कुटुंबकम यानी कि पूरा विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने अंत में कहा कि भारत सतत और समावेशी वैश्विक विकास को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 के मंच से हॉर्मुज स्ट्रेट में समुद्री यात्रियों सी फेरर्स की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि भारत का दृढ़ विश्वास है कि विश्व के विभिन्न हिस्सों में चल रहे तनाव और युद्धों का स्थायी समाधान डायलॉग, डिप्लोमेसी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मार्ग से ही संभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 में आउटरीच सत्र को संबोधित किया, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल थे। ये बयान उस घटना के कुछ दिन बाद आया है जिसमें ओमान के पास समुद्री क्षेत्र में एक अमेरिकी हमले में एक वाणिज्यिक जहाज पर सवार 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया में शांति प्रयासों में हुई प्रगति का भारत स्वागत करता है और साथ ही उन्होंने कहा कि इस संघर्ष से पश्चिम एशिया के हमारे कई मित्र देशों को जानमाल का नुकसान झेलना पड़ा है। और साथ ही उन्होंने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट में मैरीटाइम ट्रेड में आई बाधा के कारण पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि भारत के कई नागरिकों को जान गंवानी पड़ी और साथ ही उन्होंने जोर दिया है कि ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड के माध्यम से सभी देशों को आपस में जोड़ने वाले नाविकों की सुरक्षा हमारा दायित्व है। और साथ ही उन्होंने समुद्री मार्ग सुरक्षित और समुद्री यात्रियों यानी कि सी फेरर्स बिना भय के कार्य कर सकें, ये सुनिश्चित करना होगा। पीएम मोदी ने ये टिप्पणी फ्रांस के रिसोर्ट एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र को संबोधित करते हुए की। इस सत्र का विषय था नए साझेदारियों का निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को फिर से मजबूत करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एवियन में G7 समिट से इतर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई उल्लेखनीय प्रगति की समीक्षा की और व्यापार, ऊर्जा, नवाचार, शिक्षा तथा लोगों के बीच आपसी संपर्क और आदान प्रदान को आधार बनाकर साझेदारी को और अधिक मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा की। इस मौके पर कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे द्विपक्षीय संबंधों में काफी अच्छी प्रगति हो रही है और साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों देशों के बीच इस दशक के अंत तक दोगुना हो जाएगा।
From the start, you've set a high bar for the relationship and what we can do together. We are making very good progress. On fait de bons progrès en ce qui concerne notre partenariat économique compréhensif, our SEPA partnership. To be clear, His Excellency likes a deadline. I like one as well. And our deadline is to complete by the G20. Our teams are aware of that and what we're discovering in the negotiations, but also with the exchanges of our universities, cultural exchanges of our businesses, including the largest trade delegation from India, and a big reciprocal one coming from Canada to India, is that there's so much more to do together, and it's just one objective, which you've set, is to double our trade by the end of this decade. We think we can do more, and with this partnership. और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और कनाडा मुक्त व्यापार समझौते को लेकर काफी उत्साहित हैं और साथ ही पीएम मोदी ने उम्मीद जताई है कि ऊर्जा सुरक्षा के मामले में कनाडा बहुत बड़ा साझेदार बन सकता है। हम बायलैटरल रिलेशंस को लेकर के भी और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के संबंध में भी खुलकर के अपने विचार रखते रहे हैं और हमने एक अच्छी परिस्थिति में एक मित्र देश के रूप में बहुत प्रगति हो रही है। भारत का डायस्पोरा की आप जिस प्रकार से चिंता करते हैं, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। एक्सेलेंसी आपका सही है कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के बहुत ही उत्सुक हैं और शायद जैसा आपने मुझे निमंत्रित किया है कनाडा आने के लिए, मेरा भी प्रयास है कि इसी वर्ष में आऊँ और मेरे आने से पहले ही हम इस एग्रीमेंट को पूरा करें। हम टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत कुछ आगे करना चाहते हैं। एनर्जी सिक्योरिटी में कनाडा हमारा बहुत बड़ा पार्टनर बन सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ भी द्विपक्षीय मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एवियन में प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ मेरी बहुत अच्छी और सार्थक मुलाकात हुई। भारत ब्रिटेन संबंधों के लिए बीता वर्ष बेहद महत्वपूर्ण और उपलब्धियों से भरा रहा है। हाल ही में हुए व्यापार समझौते ने दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग के अनेक नए अवसर खोले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ मुलाकात की और दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उनकी मुलाकात अच्छी और आत्मीय रही। दोनों नेताओं ने भारत यूएई संबंधों के विभिन्न क्षेत्रों की समीक्षा की और व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और अधिक सशक्त तथा गतिशील बनाने के उपायों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस जाएंगे और पीएम मोदी पेरिस में वीवा टेक 2026 कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और इस सम्मेलन के भारत पवेलियन में स्टार्टअप से जुड़ी कंपनियां हिस्सा ले रही हैं और ऐसे ही कुछ कंपनियों के प्रमुखों से बातचीत की डीडी न्यूज के संवाददाता ममता चोपड़ा ने। ये है पेरिस में आयोजित वीवा टेक, जो यूरोप का सबसे बड़ा स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी का आयोजन माना जाता है, जहां 15,000 स्टार्टअप्स, 4,000 इन्वेस्टर्स और 60 देश भाग ले रहे हैं, जिसमें भारत भी शामिल है, जो एआई पार्टनर कंट्री के तौर पर इस मंच पर उपस्थित है। भारत इनोवेट्स की एक जोरदार धमक के बाद अब भारत पहुंचा है वीवा टेक में और यहाँ पर जो स्टार्टअप्स भाग ले रहे हैं हमारे भारत से, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंडिया एआई एंड माइटी के इस प्रोग्राम के तहत हमें यहाँ पे काफी स्ट्रक्चर्ड जीटीएम करने का मौका मिल रहा है। वीवा टेक इज द लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी फेस्टिवल ऑफ यूरोप एंड यहाँ पे एग्जिबिट करके हम काफी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना चाहते हैं। सो हमने एआई का इस्तेमाल करके सारा सोशल मीडिया वीडियोस एट स्केल एनालाइज किया है टू गिव देम ट्रेंड इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स सो दैट दे कैन do consumer intelligence better than before. We are able to come to such a place where there is so much opportunity, तो हम बहुत खुश हैं and we are very excited to make the most of it. So AI के use से और AI के advantages को use करके हम companies के लिए उनके workflows और उनके process को simulate करते हैं। जो मेरा ड्रीम था वो यहाँ फुलफिल हो रहा है कि इंडिया में रहकर हम जो प्रोडक्ट्स बना रहे थे, वो ये जो विशाल मंच हमें मिला है वीवा टेक के थ्रू, उसके थ्रू हम पूरी दुनिया को हमारा टेक दिखा पा रहे हैं, तो काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। हमारे कंपनी का नाम है दातन एंड विसन एंड हम जो सारे कैमरास लगे हुए हैं पूरी दुनिया में उनको स्मार्ट बना रहे हैं।
सो जो कैमरास लगे हैं उनको देख पाना कि क्या चीजें चल रही हैं हमारे आसपास, एंड उसके थ्रू पुलिस, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, कंपनीज, वो एज ए ह्यूमन बीइंग आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास इतना प्रोसेसिंग पावर नहीं है। एंड खासकर अभी एआई का जो बूम आया है, हम वो एआई का जो लेयर है वो ये कैमरास पे लगा रहे हैं। तो हम इस तरह से बोलते हैं कि आंखें ऑलरेडी है, हम वो आंखों पे एक दिमाग लगा रहे हैं। तो ये है हमारे देश के यंग स्टार्टअप्स जो हमारे देश के युवा का प्रतिनिधित्व यहाँ इस वैश्विक मंच पर कर रहे हैं। कैमरामैन राकेश कुमार के साथ ममता चोपड़ा, डीडी न्यूज के लिए विवा टेक पेरिस से। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से, और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में कल हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में वर्षों से लंबित किसाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर सहमति बनी। बैठक में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने परियोजना के लिए MOU पर हस्ताक्षर करने की सहमति दी। केंद्र सरकार ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संवाद से समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। MOU पर हस्ताक्षर होने के बाद परियोजना को अंतिम मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने पेश किया जाएगा। देश के किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और आय सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की PM आशा योजना लगातार प्रभावी साबित हो रही है। योजना के तहत अब तक 379.95 लाख मीट्रिक टन कृषि उपज की खरीद की जा चुकी है, जबकि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP के रूप में 2.14 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता किसानों को प्रदान की गई है। और इस पहल से देश भर के 1.86 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं। विशेष रूप से तिलहन, दलहन और खोपरा जैसी फसलों की रिकॉर्ड खरीद ने किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने में मदद की है। इंद्रप्रस्थ विश्व संवाद केंद्र की अध्यक्षता में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के स्पीकर हॉल में देव ऋषि नारद पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे, और इसके अलावा संघ प्रमुख नरेंद्र ठाकुर और अन्य वरिष्ठ पद अधिकारी भी अतिथि के रूप में इसमें शामिल हुए। निर्णायक मंडल में डीडी न्यूज की महानिदेशक ममता वर्मा भी मौजूद थीं, और इस अवसर पर विभिन्न श्रेणियों में 12 पत्रकारों को सम्मानित किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मंगलवार को देवऋषि नारद पत्रकार सम्मान 2026 समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में वरिष्ठ पत्रकार राहुल कंवल मुख्य अतिथि के रूप में जहां शामिल हुए, तो वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में RSS के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख नरेंद्र ठाकुर, दिल्ली प्रांत के प्रांत प्रचारक विशाल, दिल्ली प्रांत के सह प्रांत कार्यवाह राजेश कुमार भी शामिल रहे। इस मौके पर RSS के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने कहा कि चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी भी उन्नत क्यों ना हो जाए, लेकिन यह कभी भी मानव पत्रकारों की जगह नहीं ले सकती। उन्होंने पत्रकारों को आदर्श, ईमानदार और वास्तविकता दिखाने के साथ नारद जी का संदेश आगे लेकर जाने की बात कही। जर्नलिस्ट विल यूज द AI, बट AI विल नॉट रिप्लेस द जर्नलिस्ट। तो ये मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण बात है। अभी हम सोच रहे हैं कि पत्रकार कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, हर एक की एक्सपेक्टेशन है, आदर्श होना चाहिए, वो ईमानदार होना चाहिए, उसको जो वास्तविकता है वही दिखानी चाहिए,
उसको पॉलिटिक्स को रिपोर्ट तो करे लेकिन वो पॉलिटिक्स ना करे। मुझे लगता है कि नारद जी का जो संदेश है कि नॉट जस्ट इंफॉर्मेशन बट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एंड फॉर द वेलफेयर एंड इन द गुड इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, ये चीज़ों को हम लोग आगे लेकर जाएं। इस पुरस्कार समारोह में निहाल सिंह को जहां उत्कृष्ट पत्रकार प्रिंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वहीं राम किंकर सिंह को उत्कृष्ट पत्रकार टीवी सम्मान प्राप्त हुआ। ग्रामीण और पर्यावरण पत्रकारिता के लिए हिमानी दीवान सम्मानित हुई, तो वहीं पूजा राणा को युवा पत्रकार, गरिमा उप्रेती को स्त्री सरोकार, विमल त्यागी को कंटेंट क्रिएटर यूट्यूब, मयंक बालियान को कंटेंट क्रिएटर एक्स, मनोज्ञा तिवारी को कंटेंट क्रिएटर इंस्टाग्राम, प्रभात रंजन मिश्रा को साहसिक पत्रकार, नीरज कुमार दुबे को उत्कृष्ट डिजिटल पत्रकार, शाश्वत पाणिग्राही को उत्कृष्ट स्तंभकार और रामानुज शर्मा को उत्कृष्ट अभिनव पत्रकारिता के लिए सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार कुल 12 श्रेणियों में प्रदान किए गए। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रप्रस्थ विश्व संवाद केंद्र को, सभी जूरी सदस्यों को जिन्होंने ये चयन किया, और पत्रकारिता की प्रिंट श्रेणी में मुझे उत्कृष्ट पुरस्कार मिला है और इसके लिए मैं आभारी हूँ। और पत्रकारिता जो है केवल जनमानस के लिए कार्य करने का नहीं, एक राष्ट्र सेवा के लिए भी कार्य करने का माध्यम है और इसके जरिए हमें अपनी ईमानदारी से अपना कार्य करना चाहिए। ऐसी प्रेरणा इन पुरस्कारों से मिलती है। जिस तरह नारद जी घूम घूम के पत्रकारिता कर रहे थे, तो इस समय पिछले 3 साल से मैं वही काम कर रही हूँ। खेत खेत जाकर जो रूरल रिपोर्टिंग है उसकी नब्ज तलाशने की कोशिश, किसानों का हाल जानने की कोशिश, और ग्राउंड पे जाके पॉडकास्ट का ये दौर है। आप लोग बहुत सारे पॉडकास्ट देखते होंगे, लेकिन मैं जिस तरह का पॉडकास्ट कर रही हूँ, मुझे लगता है अपनी तरह का पहला पॉडकास्ट है। किसान तक ने शुरू किया ऑन ग्राउंड, खेत पे जाते हैं, खाट वाट बिछाते हैं और वहाँ जाकर जानते हैं किसान से उसका हाल। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है बहुत ही रिलेटेबल प्रोजेक्ट है और मैं बस उम्मीद करूंगी कि इस पुरस्कार के साथ मैं ताउम्र जब तक जर्नलिज्म करूं इंसाफ करती रह पाऊं। ब्रह्मांड के पहले पत्रकार देवऋषि नारद की जयंती के मौके पर मीडिया और पत्रकारिता जगत के योगदान और पत्रकारों को सम्मान देने के लिए हर साल इंद्रप्रस्थ विश्व संवाद केंद्र द्वारा देवऋषि नारद पत्रकार सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है। इसमें पत्रकारों के चयन के लिए एक जूरी कमेटी गठित की जाती है, जिसमें इस साल डीडी न्यूज की महानिदेशक ममता वर्मा समेत अन्य 5 लोग शामिल रहे। गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के लिए कई अहम निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि नीट परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को राज्य परिवहन निगम की बसों में किराए पर 50% की छूट प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने मुहर्रम के आयोजन को लेकर स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि ये मातम और श्रद्धा का अवसर है, शक्ति प्रदर्शन का नहीं। उन्होंने मुहर्रम जुलूसों में हथियारों के प्रदर्शन तथा कान फोड़ू डीजे के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं और साथ ही ताजियों की ऊंचाई निर्धारित मानकों से अधिक न रखने को कहा है। और स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि जिन जिलों में मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के पद रिक्त हैं, वहां अगले 3 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से नियुक्ति सुनिश्चित की जाए ताकि स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन प्रभावित न हो। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों की समीक्षा करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि प्रदेश के 57,000 ग्राम पंचायतों और 762 नगरीय निकायों में व्यापक स्तर पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रत्येक कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। और आगे बढ़ते हैं, जहां अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए शुक्रवार से स्विट्जरलैंड में अंतिम दौर की बातचीत शुरू होने जा रही है। दोनों देशों के बीच हुए ऐतिहासिक शांति समझौते की शर्तें जल्द ही सार्वजनिक की जाएंगी। हालांकि 60 दिनों तक चलने वाली इस वार्ता में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर सबसे बड़ा पेच फंसा हुआ है। अमेरिका लगातार ईरान के संवर्धित यूरेनियम भंडार को खत्म करने की मांग कर रहा है, जबकि ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से शांतिपूर्ण बताने का दावा किया है। और इसके अलावा इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी भीषण टकराव इस पूरी शांति प्रक्रिया के लिए एक और बड़ा खतरा बना हुआ है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद को इस समझौते से अलग रखते हुए दक्षिणी लेबनान में अपनी सैन्य कार्रवाई जारी रखने का ऐलान किया है। और बात करते हैं खेल की खबरों की, जहां भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। सीरीज में भारत 1-0 से आगे है। सीरीज में धमाकेदार शुरुआत करने के बाद भारतीय टीम का आत्मविश्वास बेहद मजबूत है। वहीं दूसरी ओर अफगानिस्तान के लिए यह मुकाबला करो या मरो की स्थिति वाला होगा।
और अब खबरें फुटबॉल विश्व कप से जुड़ी हुई। फ्रांस ने मंगलवार रात सेनेगल को 3-1 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 में दमदार शुरुआत की। पहले हाफ में कोई गोल नहीं हुआ, लेकिन सेनेगल ने ज्यादा आक्रामक खेल दिखाते हुए कई मौके बनाए। निकोलस जैक्सन का शॉट पोस्ट से टकराया, जबकि इस्माइल सारर हाफ टाइम से ठीक पहले एक आसान मौके से चूक गए। वहीं दूसरे हाफ में फ्रांस ने वापसी की और 66वें मिनट में किलियन एम्बापे ने लो शॉट से पहला गोल दागा और इस प्रदर्शन के साथ ही एम्बापे 58 अंतर्राष्ट्रीय गोल तक पहुंच गए हैं और फ्रांस के सर्वकालिक शीर्ष स्कोरर बन गए हैं। वहीं नॉर्वे ने फीफा वर्ल्ड कप में 28 वर्षों के बाद वापसी करते हुए मंगलवार रात इराक को 4-1 से हरा दिया। एर्लिंग हालैंड इस मैच के हीरो रहे, जिन्होंने अपने टूर्नामेंट डेब्यू पर 2 गोल दागे। शुरुआत में इराक ने अच्छा खेल दिखाया और मुकाबला बराबरी का रहा और 29वें मिनट में डेविड मॉलर वॉल्फ के लो क्रॉस पर हालैंड ने गोल कर नॉर्वे को बढ़त दिलाई। वहीं दूसरे हाफ में नॉर्वे ने नियंत्रण बनाए रखा। लियो ऑस्ट्रीगार्ड ने तीसरा गोल किया, जबकि अंत में एक ओन गोल ने इराक की हार तय कर दी। भारतीय ज्ञान और योग की परंपरा एक दूसरे पर आश्रित है, क्योंकि योग ही वह विद्या है जिसके द्वारा भारतीय ज्ञान को समस्त विश्व में उत्कर्ष प्राप्त हुआ है। और योग की इन्हीं विधाओं में एक विधा है कुंडलिनी। आपको छोड़े जाते हैं कुंडलिनी विषय पर इस खास रिपोर्ट के साथ। हमें अनुमति दें। नमस्कार। युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः विहोत्रा दधे वयुना विदेक इन्महि देवस्य सवितुः परिष्टुतिः। योग विद्या का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना कि अनादि भगवती श्रुति। इसी योग विद्या को भारतीय ज्ञान को उत्कर्ष प्रदान करने का श्रेय प्राप्त है। योग विद्या ध्यान आदि के द्वारा मानव चेतना के उत्कर्ष और आत्मबोध के लिए महत्वपूर्ण साधना है। अतः चेतना के विकास के लिए भारतीय मनीषी ने योग की विविध परंपराएं विकसित की। इसी योग के क्रम में भारतीय ज्ञान परंपरा स्वचेतना के विकास के लिए एक विशेष शब्द का प्रयोग करती है। वह शब्द है कुंडलिनी। योग शास्त्र के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के अंतःकरण में दिव्य आध्यात्मिक शक्ति विद्यमान है, जिसे कुंडलिनी और ईश्वरी आदि के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रतीक है अखंड आध्यात्मिक शक्ति के उत्कर्ष का। यौगिक परंपरा के अनुसार यह शक्ति मेरुदंड के मूल भाग में स्थित मूलाधार चक्र में विराजमान है। कुंडली समस्त योगों का आधार है, इसलिए इसका योगाभ्यास, ध्यान, प्राणायाम, मंत्र तथा गुरु कृपा के माध्यम से जागरण अर्थात विकास संभव है। कुंडली के जागरण पर हृदय के चक्र और ब्रह्म ग्रंथि रूप ग्रंथियां विकसित हो जाती हैं। इसका अभिप्राय है कि कुंडलिनी ही वह शक्ति है जिसका जागरण साधक के आध्यात्मिक विकास का आधार बनता है। इस शक्ति का जागरण 10 महामुद्रा इत्यादि मुद्राओं से ही संभव है। कुंडलिनी जागरण के पश्चात कुंडली शक्ति सुषुम्ना नाली के माध्यम से क्रमशः चक्रों का भेदन करते हुए सहस्रार तक पहुंचती है। इस प्रक्रिया को चेतना के क्रमिक उत्कर्ष और आध्यात्मिक विकास का प्रतीक माना जाता है। इस साधना के माध्यम से साधक आत्मानुशासन, एकाग्रता, आंतरिक शुद्धि तथा आध्यात्मिक जागृति का अनुभव करता है। तेज प्रकाश, डीडी न्यूज।